जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था प्रीवियस सेगमेंट में कि किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आप इसके पीछे थोड़ा सा एक रिकॉल कर लें कि ताकि आखिरकार हुआ क्या था बक्सर के युद्ध में। यह भारत और में अंग्रेजों के द्वारा एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि अब हमारे पास इतनी क्षमता हो गई है कि हम और अपना विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से थोड़ा सा एक संक्षेप में समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ तीन महान योद्धा, इसको हम त्रिकूट संधि के नाम से भी जानते थे। याद कि इसमें मीर कासिम भी था, मीर कासिम आप याद रखें, मीर कासिम था, सुजाउदौला था, सुजाउदौला है ना, और साथ में अवध का नवाब सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय, आलम सेकेंड है ना। ये जो तीन थे अपने आप में बहुत ही सक्षम और समर्थ थे शासक, लेकिन इन तीनों के एकजुटता होने के बाद भी ब्रिटिशर्स के तरफ से हेक्टर मुनरो, आप नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कर रहे थे और ये लोग एक तरफ यूनाइटेड फॉर्म में थे। इसके बावजूद भी हेक्टर मुनरो के द्वारा जो नेतृत्व होता है उसमें जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की, जो 1764 बक्सर में हुआ था। इसे बक्सर विद्रोह के नाम से हम जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपने एक बार तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि बक्सर का विद्रोह बंगाल के विद्रोह से, बैटल ऑफ पलासी से ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें तीन शासकों के साथ लड़ाई हुई थी। अब इनको मिनिमाइज करने के लिए अब क्या हुआ, संधि होती है 1765 में। आज के चैप्टर में यही पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1765 में 1765 में जो संधि हुई थी, संधि का मतलब होता है इस बात को खत्म करने के लिए जो बैठक होती है, वह इलाहाबाद में हुई थी। आज आप इलाहाबाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका नाम प्रयागराज भी हो गया है। चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि आप याद रखें, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी और द्वितीय संधि, यानी कुल मिलाकर के इलाहाबाद में दो ही संधि हुई थी। वह पहली और दूसरी, पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को और ठीक 4 दिन बाद एक और हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि प्रथम संधि और द्वितीय संधि में अंतर क्या था। चलिए, प्रथम संधि में हुआ क्या था कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहली बात है देखने की संधि आखिरकार हुई किन के बीच हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, आप याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, दो नाम याद रख लेना है, इनके बीच से संधि हुई थी। दूसरी तरफ अगर द्वितीय संधि की हम बात करें तो वह नवाब सुजाउदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ भी कॉमन ही दिखा आपको, यानी याद कर जाना है कि पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी 1765 को, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली संधि में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। दूसरी तरफ जो द्वितीय संधि हुई थी वह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सुजाउदौला के बीच हुई थी। कंपनी याद रखना, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थायी रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट, अब आप समझना है कि दीवानी राइट क्या होता था, जो लैंड से रेवेन्यू आया करता था, इन सबको पाने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है। यानी कंपनी जो है अस्थायी रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पहले सब तीनों एक ही प्रदेश में, आज के वर्तमान में जो बांग्लादेश है यह भी इसी में जुड़ा हुआ था, लेकिन आप याद कर जाइए बिहार, बंगाल और उड़ीसा का कंबाइंड रूप से दीवानी राइट जो है वह कंपनी को मिल जाता है। बदले में कंपनी क्या पे करेगी, वह 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन के रूप में वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसको, इस शाह आलम द्वितीय इस मुगल शासक को 26 लाख रुपए वह वार्षिक पेंशन देना, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा से दीवानी राइट ले लिया, बदले में उसे 26 लाख रुपए वो आज पेंशन के रूप में देगी। ठीक उधर दूसरी तरफ यहाँ क्या हुआ, इलाहाबाद, कारा को छोड़कर इलाहाबाद। अब इसको एक बात समझिए, इसके यहाँ आने के बाद समझेंगे। समझना क्या है कि कंपनी ने जो है अवध के नवाब है, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी उसके दौरान यह डिसीजन लिया गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट उसे कंपनी को प्राप्त हो गया। अब कंपनी इसके बदले में
इस शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन के रूप में पे करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। फिर दूसरी तरफ यह हुआ कि कंपनी ने अवध के नवाब को यहाँ से करा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया, कि इसको जो है एक अतिरिक्त अधिकार दे दिया है कि आप इन प्रदेश पर भी अपना अधिकार जमाएंगे। और दूसरी तरफ यह उधर जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो कि महत्वपूर्ण एक रिसोर्स का केंद्र था, जिसे अधिक रेवेन्यू आया करता था, उन पर दीवानी राइट कंपनी को मिल गई। यह परिणाम किसका हुआ, कंक्लूजन किसका था, प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। चलिए दूसरी तरफ आते हैं कि यह 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह दूसरी संधि इलाहाबाद में हुई थी, जिसमें यह संधि किसके बीच में चर्चा कर चुका है कि नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच ही हुई थी। इसमें क्या हुआ, जो इनके अवध के नवाब से इलाहाबाद और करा का इलाका उनको शाह आलम को दे दिया गया था, तो इन दो को छोड़ करके शेष भाग अवध को वापस कर देता है। अवध के नवाब को वापस कर दिया जाता है। इलाहाबाद और करा जो इलाका इनके शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था, इसको छोड़ करके बाकी वाला क्षेत्र जो है अवध के नवाब को पुनः वापस कर दिया जाता है। नवाब जो है इसके नवाब ऐसा चूंकि वापस मिल जाता है, इसलिए नवाब जो है उसे बदले में 50 लाख रुपया दिया। 50 लाख रुपए उसके बदले में दिया, चूंकि उसको जो खोया हुआ चीज पुनः प्राप्त हो जाता है, तो उसके बदले में क्या मिला, उसके लगभग 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए कंपनी को वह नवाब प्रोवाइड करता है, देता है। जैसे भी देता हो, लेकिन दिया, चूंकि उसको खोया हुआ चीज प्राप्त हो गया। अवध में एक अंग्रेजी सेना कंपनी के खर्चे पर रखी गई। अब अवध एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसमें कंपनी वहां पर अपने हिसाब से सेना की व्यवस्था की, जिसकी खर्चा जो कंपनी के द्वारा वहन की जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों किया, बिना किसी लालच के कंपनी कर ही नहीं सकती। तो ऐसा उसका मतलब था कि हम इसको आपको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका खर्चा भी वो कंपनी खुद पे की। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार, आप देखिए यहाँ उद्देश्य यहाँ समाहित है इसमें, कर मुक्त व्यापार। अवध एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें टैक्स फ्री व्यापार करने की परमिशन भी से मिल गई थी। यानी इस दूसरी संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देखें आप, तो यही हुआ कि अवध के इलाका में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति उन्हें प्राप्त हो जाती है। यानी वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कहें, बिना कोई पे किए व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। सेकेंड इलाहाबाद संधि का परिणाम हुआ। और फर्स्ट की परिणाम क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट उसे कंपनी को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यह बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको एक नजर में आप याद रखें। बंगाल में द्वैध शासन, अब ये टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन, राइट है ना। तो बंगाल चूंकि बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वही सारा डिसीजन वही हुआ करता था। आप देखते हैं कि आप देखिए इस द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि सेम प्लेस पर दोहरी एक अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट, राइट है ना, जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व को सेपरेट कर दिया गया। यूजुअली अधिकार और उत्तरदायित्व जो है वह सिनोनिम्स लगते हैं, लेकिन इन शासन के दौरान अधिकार और उत्तरदायित्व को सेपरेट कर दिया गया था, जिनका टाइम लाइन हम याद रखें 1765 से लेकर के 1772। आप इनको भी याद रखेंगे, द्वैध शासन बंगाल में कब से कब तक लागू किया गया था, 1765 से 1772 तक, राइट है ना। अच्छा, एक बात और भी याद रख लेना है, इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व को सेपरेट कर दिया गया था, जो कि इसका मीनिंग प्रॉपर वही दे पा रहा है कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग किस व्यवस्था में की गई थी, तो द्वैध शासन में। ये कहाँ, बंगाल में, कब, 1765 से 1772 के बीच में। हुआ क्या, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, मीर जाफर मर जाता है, उसके बाद कंपनी को बंगाल की पुलिस, ध्यान दीजिए, कंपनी को बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। मीर जाफर, चूंकि बक्सर की लड़ाई में आपने देखा कि मीर कासिम को धोखा देने के बाद पुनः मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए हैं क्या, जब वह मर जाएगा तो उसके बाद क्या हुआ, बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर कंपनी का एक पूर्ण अधिकार देखने को मिलता है। वहां की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर अधिकार कंपनी का हो गया।
अब यहाँ क्या था, द्वैध शासन जब लागू कर दिया गया, इसके दौरान प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, राजस्व वसूली, जो कि आपने देखा होगा, राजस्व वसूली मतलब कि आमदनी का जो सोर्स था, टैक्स कलेक्शन, दीवानी राइट जिसको हम बोलते हैं, का न्यायिक अधिकार जो है कंपनी को मिल गया। यानी ये जो पैसे वाला मामला था, शासन से पैसा और दीवानी राइट्स, ये तीनों राइट्स कंपनी को मिल गया। जबकि आंतरिक शांति, भीतरी व्यवस्था, शांति बनाए रखना, फौजदारी न्याय व्यवस्था, फौजदारी और दीवानी दो होती है, जिससे फौजदारी में रेवेन्यू का तो कोई कम चांसेस होता है, वह आंतरिक कलह को शांत करना, समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर आ गया। नवाब को वो अधिकार दिए गए जिसमें आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं हो विशेष रूप से, और जो लाभ का था वह कंपनी अपने पास रखी। अब आप समझ गए दोहरी कॉन्सेप्ट जो वहां पर लागू होती है, कब, जब द्वैध शासन लागू हुई। इसमें आपने देख ही लिया कि करने के लिए आप नवाब भी हैं, लेकिन आपको अधिकार, आर्थिक वाला अधिकार आपके पास नहीं है। चलिए, इस तरह से जब दीवानी राइट प्राप्त हुई बंगाल को, बिहार को, आपने देखा कि इसके लिए इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को, जिसमें यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा को एक दीवानी राइट प्राप्त हुई थी वह कंपनी को। इसमें आप कर मुक्त व्यापार कर पाएंगे। इसमें क्या हुआ, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को अधिकार मिल गया। नवाब, बिहार में, अगर बंगाल में मोहम्मद रजा खान, नाम याद रखिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग आता है। बिहार में सीताव राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ, इनको यह जिम्मेदारी दी गई, किसका, राजस्व वसूलने का अधिकार मिला को, राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व का मतलब टैक्स, रिवेन्यू टैक्स जो लेने का अधिकार उसे मिला। परिणाम क्या हुआ, बंगाल में नवाब जो है का स्वतंत्र शासन जो था, नवाब का स्वतंत्र शासन कंप्लीट रूप से खत्म हुआ। पहले मुर्शिद कुली खां के टाइम में आपने देखा होगा कि वहाँ स्वतंत्र नवाब था, वह मुगल शासकों को नजराना भेजा करता था वार्षिक रूप से, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो जाता है। अब बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में हर जगह एक सेपरेट लोग को अपॉइंट कर दिया जाता है, ताकि राजस्व वह सेपरेटली वह कलेक्टिव फॉर्म में लेकर के आए। चलिए, अब इसका प्रभाव क्या हुआ उसको समझते हैं। प्रभाव मतलब उसके परिणाम, द्वैध शासन के परिणाम क्या हुए। तो द्वैध शासन का परिणाम निश्चित रूप से बुरा ही हुआ। वह क्या था, प्रशासनिक और आर्थिक संरचना पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गई। अब आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे, आर्थिक संरचना और प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपेण बर्बाद होगी। जब दायित्व और अधिकार दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम निश्चित रूप से निगेटिव सेंस में आना है। कृषकों की समस्या है, कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि अकाल आई, मतलब फसल बर्बाद हो गए थे, टैक्स पे करना था, तो उनकी आर्थिक तंगी, सबसे बड़ी तंगी जो आर्थिक तंगी भी आती है, तो कृषकों की हालत बहुत खराब हो गई थी। अराजकता का माहौल, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर के क्या हुआ, अराजकता का माहौल। इन तीनों पॉइंट को हम एक शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है। आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से वहां पर द्वैध शासन बंगाल में एक अराजक स्थिति पैदा की, कृषकों की हालत खराब कर दी, और साथ में प्रशासनिक और आर्थिक संरचना पूर्ण रूपेण बर्बाद कर दी। अब इनको मिनिमाइज करने के लिए 1772 में जब वहां के बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं, ये वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, वे अपने शासन को अपने नियंत्रण में लिया। आप समझिए यहाँ क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स जब वहां के बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया, इनको क्रम से याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को वहां पर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो क्या हुआ, वहां पर प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार पर वे सीधा सीधा नियंत्रण, क्योंकि पहला काम उनका यही था कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं इनको अपने कब्जे में ले लेना। तो वारेन हेस्टिंग्स बहुत समझदार गवर्नर अपने आप को साबित किया कि उन्होंने जाते ही इन व्यवस्था को, शासन को अपने कब्जे में लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ हद तक इस स्थिति को वह काबू कर पाया गया। तो कुल मिला के आप समझिए कि ये जो समय था 1765 से 1772 का, इस द्वैध शासन का वक्त है। द्वैध शासन का मतलब अधिकार और दायित्व को सेपरेट करने का। यह एक तरह से इसको आप रिकॉल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार यह द्वैध शासन था क्या। मैसूर, आपने सुना होगा कि मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। याद रख लेना है आपको कि मैसूर में वाडियार वंश, इससे पहले विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, विजयनगर
विजयनगर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था साउथ दक्षिण भारत में, राइट ना। और वहां पर उनका पतन जब हुआ उसके बाद मैसूर का नाम आता है, जिस पर वाडियार वंश का शासन हुआ। अब समझना है कि इस वंश में वंश का मतलब समझ रहे, अब एक ही खानदान के लोग अगर शासन में भाग लेते हैं उसी को हम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें वास्तविक शक्ति किसकी थी इस वाडियार वंश पे? अब याद रख लेना है कि देवराज जो कि सेनापति थे, याद रखिए देवराज जो थे सेनापति थे, उनके पास इसकी वास्तविक शक्ति नहीं थी। अब आप समझना है कि मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था और मेन पावर जो है वह देवराज के हाथ में था, और उसका दूसरा जो मंत्री था राजस्व मंत्री नंदराज। इन दो के हाथ में, देवराज और नंदराज, इन दोनों के पास मैक्सिमम पावर जो है वह यूनाइटेड था। किसका? मैसूर के शासन का। 3 बात याद करना हुआ कि मैसूर में किस वंश का शासन था? वाडियार वंश का शासन था। और मैसूर की वास्तविक शक्ति किसके पास नहीं थी? तो 2, जो कि सेनापति देवराज, दूसरा राजस्व मंत्री नंदराज के पास नहीं था। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि पावर जो है वह किसी एक के पास नहीं, 2 के पास सेपरेटेड था। इस बीच में एक नाम आता है हैदर अली, जो कि एक सामान्य सिपाही से अपना उन्नति करते करते वह फौजदार बन जाता है। फौजदार का मतलब थोड़ा सा कि सिपाही से ऊंचा पद होता है, जैसे आपने आर्मी में सुना होगा कि डिफरेंट पद होते हैं, सूबेदार, मेजर, इस तरह से आगे। तो इस तरह से वह हैदर जो है अपनी काबिलियत के बल पे सामान्य सिपाही में भर्ती होता है देवराज के सेना के टुकड़ी में, और वह सेना से लेकर के, सिपाही से लेकर के वो फौजदार बन जाता है। उसके भीतर यह काबिलियत होती है जिसके कारण वह अपनी छवि छोड़ता है, और उतना ही नहीं, वह 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। अब आप समझ सकते हो कि वह एक सिपाही से शासक बन जाता, फौजदार बनता है, फौजदार से शासक की क्षमता रखता है। तो यह बहुत काबिल तारीफ बात हुई। वह मैसूर का शासक 1761 में अपना बन जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से 1776 में वह अपने आप को राजा घोषित कर देता है। अब पब्लिकली यह अनाउंस हो जाता है कि 1776 में वह हैदर वो मैसूर का राजा हो गया। अब आप समझ लो कि वह एक सिपाही से राजा बन जाता है, तो यह कितनी बहुत बड़ी बात हुई। तो यह हैदर अली में ऐसी क्षमता थी। तो कुल मिला के 3-4 बातें इसमें याद रखनी है कि मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, जिसमें पावर जो है 2 लोगों के पास थी, एक सेनापति देवराज, दूसरा राजस्व मंत्री नंदराज के हाथ में था। इस सेना के टुकड़ी में हैदर नाम का सिपाही शामिल होता है, वह सिपाही से फौजदार बनता है, फौजदार से शासक बनता है। इस तरह से वो प्रगति की राह पर अग्रसर था। उनका ग्राफ अगर देखा है नीचे से ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था, राइट है ना। अब हैदर अली जो है, हैदर अली और पेशवा महाराष्ट्र में शासक को बोला जाता था। तो मराठा के शासक थे पेशवा माधवराव, इनके साथ इसकी भिड़ंत होती है। किसकी? हैदर की। ऑब्वियस है इसमें माधवराव जीत जाता है, हैदर अली हार जाता है। तो इसको बदले में इसका 1/4 अपनी इनकम का में जो कुछ जीतता है उसका 1/4, इसको चौथ बोलते हैं, 1/4 उसको एज ए टैक्स कहें या जैसे भी कहें आप, उसको देना पड़ता था। कुछ समय के बाद ये देता भी है, हैदर अली देता भी है, लेकिन जब माधवराव मर जाता है तो पुनः फिर से हैदर अली अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लेता है। और उतना ही नहीं, ऐसी घटना होने के बाद उनके आस पड़ोस के राज्यों में लोगों के भीतर यह ईर्ष्या की भावना होने लगती है। वह ईर्ष्या किस लिए कि हैदर अली इतना जल्दी विकास कैसे कर रहा है। एक कोई भी आदमी छोटे पद से एक बड़े ओहदे पर चला जाता है तो आम एक मानव का एक प्रवृत्ति है कि ईर्ष्या होना, तो आस पड़ोस के राज्यों में जलन होना स्वाभाविक बात है। यह थी उसकी प्रारंभिक स्थिति। आप अगर समझें तो मैसूर की वास्तविक स्थिति यह थी। याद कर जाइए, वास्तविक स्थिति से अगर कोई कंसेप्ट है तो इसमें इतना ही है। अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर। ध्यान देना, आंग्ल और मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब ब्रिटिशर से है, और यहाँ पर समझना है कि एक बात और कि आंग्ल और मैसूर के बीच में 1 नहीं 2 नहीं 3 है ना, बहुत सारे युद्ध हुए हैं। वह बहुत सारे का मतलब असंख्य नहीं, 4 युद्ध हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उनका टाइम लाइन आप याद रखें, 1767 से लेकर 1769। क्योंकि 1776 में सब एक क्रम से है। आप अगर इसको आप कंजिक्यूटिव वर्षों में देखें तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से एक लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है चेन। तो आप समझ लीजिए कि 1761 से लेकर
1776 तक नवाब घोषित करता है। से 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784। आपको याद रखिए, कभी कभी सीधा प्रश्न आता है कि अंग्रेज और मैसूर के बीच में कितने युद्ध हुए थे। अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे, मगर आंग्ल मैसूर युद्ध फर्स्ट, आंग्ल मैसूर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका टाइमलाइन आप याद रखें, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से लेकर के 1792 एंड 1799, दैट इज फोर्थ वन। आई मीन याद रख लेना है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। अंग्रेजों के साथ मैसूर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 युद्ध लड़ा था, और वह किन किन वर्षों में लड़ा था उसको हमने याद कर रखा है। अब समझना है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या क्या हुआ था याद कर जाइए कि यह युद्ध था, आई मीन 2 पार्टियां होंगी निश्चित रूप से। उसमें क्या था, अंग्रेज और हैदर अली। अंग्रेज और हैदर अली के बीच में पहला आंग्ल मैसूर होता है। आई मीन अंग्रेज, आंग्ल का मतलब अंग्रेज से है ब्रिटिशर्स, और हैदर अली जो मैसूर का शासक बन गया था। इन दोनों को यूजुअली सत्ता के लालच में ही लड़ाई हुआ करती थी, आर्थिक उन्नति के लिए, तो इनके बीच हुआ था, याद हो गया। अच्छा, अंग्रेज ने चाल चली कि मराठों और निजाम को, हैदराबाद के जो निजाम है, इनको अपने में मिला लिया था, और मिला करके हैदर अली के खिलाफ उसने साजिश रची और इसने क्या किया, युद्ध लड़वाया। आई मीन फ्रंट पे तो अंग्रेज और हैदर अली ही थे, लेकिन इनका सपोर्ट जो है वह मराठे और निजाम भी किया करते थे। परिणाम क्या हुआ, हैदर अली की इतनी क्षमता थी कि वह अकेला इन ब्रिटिशर्स को खदेड़ डाला, आई मीन हरा देता है। अब आप समझिए, एक तरफ हमारे यहाँ 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसमें 3 योद्धा थे, उसको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था, तो उसकी एक जीत के परचम अलग लहरा थे, उसके हौसले इतने बुलंद थे। अब उनको शांत कौन कर देता है, हैदर अली। हैदर अली अकेला इतना यूनाइटेड वे में काम करता है कि अंग्रेजों को परास्त कर देता है, जबकि उसके इरादे इतने बुलंद थे, क्योंकि जीत पर जीत हासिल किया जा रहा था। अब हैदर अली पहला व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया। अब एक बात और समझना है कि ऐसे पराजित किया तो इन मराठों और निजामों ने भी इन हैदर अली का साथ देना शुरू कर दिया। भाई जिसके अब जीत होती है, यानी सफलता जिसके हाथ लगती है, उसके अन्य जो अपरिचित भी संबंध जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा हुआ हैदर अली के साथ। अब इसका हुआ क्या परिणाम कि अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो युद्ध हुआ था, इसको मिनिमाइज करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आई मीन एक संधि बुलाई, उसको मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1769 में आप याद कर जाइए, 1769 में एक मद्रास की संधि हुई थी, जिसके कंक्लूजन क्या थे। अब उस संधि हुई, उसमें क्या निकला क्या कि यह एक पहली बात हुआ, जो लोग जिसका प्रदेश जीता उसको वापस कर दे, आई मीन बराबरी पे काम खत्म कर दे, जो जिसका क्षेत्र लिया उसको वापस पुनः लौटा दे। दूसरा, दोनों युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। 2 बातें याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मद्रास की संधि के साथ समाप्त होती है 1769 में, और इसमें यह कंक्लूजन निकला कि जो लोग जिसका क्षेत्र जीता है उसको वापस कर दे। दूसरा, युद्ध की स्थिति में दोनों एक दूसरे की मदद करेगा। आई मीन एक तरह से कंप्रोमाइज वाली बात हो गई वहां पे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है प्रैक्टिकल में, हुआ सेकेंड मौका जो है, सेकेंड चांस। आई मीन देखें हम 1780 से लेकर के 1784 का जो टर्न आता है, यह था फर्स्ट वाला। अब 1780 से 1784 जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी हम चर्चा करें तो इसमें क्या हुआ, फिर से हुआ अंग्रेज और हैदर अली के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि यह लड़ाई उसके साथ ही है। अंग्रेज और हैदर अली, याद रखना, अंग्रेज और हैदर के बीच होता है। अब मराठे ने आक्रमण किया, जब मराठा ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। यूजुअली क्या था, इधर पहले वाले में मराठों ने अंग्रेजों को साथ दिया था, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, जब मराठा ने आक्रमण किया तो अंग्रेज को साथ देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, धोखा दिया। एक्चुअली उसके खून में, नब्ज में ही ऐसा धोखा ही लिखा हुआ है। मराठों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। स्पष्ट रूप से याद कीजिए, क्योंकि मद्रास की संधि का उल्लंघन था। आपने देखा कि मद्रास की संधि में स्पष्ट लिखा हुआ था कि युद्ध की हालात में आप एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन यह एक उल्लंघन हुआ। आप समझ लीजिए कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह एक तरह से मद्रास की संधि का उल्लंघन का परिणाम ही था। 1771 में आपको याद कर जाओ मैं, मराठों ने कब आक्रमण किया था, 1770 से लेके 71 का जो टेन्योर था ना, इनमें 70-71 में उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन उसने क्या किया, साथ नहीं दिया था, जिसका परिणाम हुआ
1780 में कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। ध्यान देना आपको, 1780 में कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण, कर्नाटक में एक जगह है अर्काटन, उसके साथ शुरू हुआ इसका युद्ध। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मराठे और निजाम साथ थे। मराठे और निजाम क्या हुए, साथ दिए किसका, हैदर का। अब याद रख लेना कि सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र पर ही हुआ, यानी उसी से शुरू हुआ, उसको विजित करने के लिए हुआ, जिसमें हैदराबाद जो पहले मराठे और निजाम अंग्रेज के फेवर में थे, अब वह हैदर के फेवर में आ गए। भारत में भी, यानी यह अंग्रेजों के लिए बड़ा उथल पुथल का वक्त था। अब भारत में भी मैसूर, निजाम और मराठा इनका क्षेत्र जो है त्रिगुट, इनके तीनों गुट जो है मैसूर, निजाम और मराठा, तीनों जो त्रिगुट जो था, तीनों का सम्मिलन, यह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया भारत में भी। परिणाम था 1781 में हैदर अली और ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व जो कौन कर रहे थे, आयरकुट कर रहे थे। इनके हैदर अली और आयरकुट के बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें जिस तरह से मैसूर की मद्रास की संधि याद रखनी थी, इसी तरह इसमें यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है। 1781 में हैदर अली और आयरकुट के बीच, आयरकुट ब्रिटिशर्स अधिकारी थे, उनके बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला, हैदर अली, इसमें हैदर अली याद कर जाना कि हैदर अली और आयरकुट के बीच में हुआ था। तो हैदर अली हार जाता है और आयरकुट को जीत मिल जाती है। याद कर जाना इसमें, इसी युद्ध के बाद जो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद यह उनका बेटा टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, जिसको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं, वह उस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, और उसकी इच्छा होती है कि हम अपने पिता के द्वारा जो संचालित युद्ध हैं उनको उस विजित क्षेत्र को बरकरार रखें, हमें जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ संपत्ति उसको मेंटेन रखें। तो इस तरह से हैदर अली के मृत्यु के बाद, दो क्वेश्चन याद रखना है, 1782 में हैदर अली मर जाता है पोर्टो नोवा के युद्ध के बाद। पोर्टो नोवा का युद्ध किसके बीच हुआ, हैदर अली और आयरकुट के बीच में। तो याद रख लेना है कि इसके बाद टीपू सुल्तान इसको कंटिन्यू रखता है, जो हम देखते हैं। बात कर रहे थे कि हैदर अली है ना की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, इसका बेटा टीपू सुल्तान, राइट है ना, यानी इसके मरने के बाद उसके बेटे को मैसूर का शासक बनना सुनिश्चित था। उसका बेटा शासक बन जाता है। अब इसके बाद देखिए इसी समय क्या हुआ, सिचुएशन देखिए क्या जनरेट हो रही है। इसी समय क्या हुआ, यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी जो है वह युद्ध से अलग हो गए, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक संधि हुई जिसके कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। ठीक दूसरी तरफ टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। अब आप समझ जाइए, क्योंकि फ्रांसीसी युद्ध से वह बहुत ही प्रभावित थे टीपू सुल्तान। और 1784 में आपको याद कर जाना है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में हुई थी। 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। आपको यह याद रख लेना है कि 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि मंगलोर की संधि कब हुई थी, 1784 में। अब चूंकि टीपू सुल्तान का नाम आया है तो यह मेरा दायित्व बनता है कि हम टीपू सुल्तान का कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करें। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, बिल्कुल पता है आपको। यह 1782 में बना था, कारण क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोर्टो नोवा के युद्ध के बाद, जिसमें मैसूर का शासक बना 1782 में टीपू सुल्तान, राइट। अब वो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, आप समझ सकते हो, राजनीतिक दूरदर्शिता का मतलब क्या हुआ कि राजनीति में उसकी दिलचस्पी इतनी थी, उसका दिमाग इतना दूर दूर तक सोचता कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाला टीपू सुल्तान था। और शासन, साथ में प्रशासन, शासन और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एक आधुनिक कारकों को पहचानना कि उन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने मार्क रखे, इनकी वह उनके पास क्षमता थी। वह अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ आदि भाषाओं को वह बहुत अच्छी तरह जानता था। इन भाषाओं का वो ज्ञाता था। आप एक लाइन में याद कर जाएंगे, अरबी भाषा भी जानता, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़, इन 4 भाषाओं का वह बिल्कुल ज्ञाता था। उनको यह पता था कि इस तरह से कैसे हम इन भाषाओं का प्रयोग करें। नई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और साथ में नया कैलेंडर, इनका प्रचलन भी किया था। अब आप समझ सकते हो कि सब एक परिवर्तन की पहचान है। और सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति पर, अब देखिए, अब आपको बता दूं कि सैन्य संगठन का मजबूत होना किसी भी शासक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
इसने अपने सैन्य व्यवस्था को यूरोपीय कंसेप्ट के आधार पर, आई मीन यूरोपियन कंट्री मतलब कंट्री में जिस तरह से सेना की व्यवस्था थी उसके अनुसार जो चीज अच्छा होता है हम लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक उसी तरह से इस टीपू सुल्तान ने सैन्य व्यवस्था को यूरोपियन, पेपर में आता है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य व्यवस्था को किस आधार पर सुनिश्चित किया था, कि यूरोपीय पद्धति के आधार पर उसे के अनुरूप संगठित किया था। अब आप समझ सकते हो अनुरूप का मतलब ठीक उसी अनुसार, यूरोपियन पद्धति के अनुसार। 1796 में 1796 में आप याद कर जाइए एक नौसेना को संगठित किया। अब नौसेना को संगठित करने का मतलब क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो नौसेना का प्रयोग किया करते थे तो उनको बदला सिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए इस टीपू सुल्तान ने 1796 में नौसेना को भी एकत्रित कर लिया। यानी इसकी एक तैयारी पूर्ण रूपेण एक बेसिक रूप से लेकर आगे तक बढ़ चुकी थी। टीपू अपने पिता की तरह शाही उपाधि धारण नहीं की थी, टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की, साथ में उन्होंने सिक्के भी जारी किए। याद कर लेना, हैदर अली शाही उपाधि धारण की थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि, बादशाह आपने सुना होगा बादशाह जो कि अपने आप को बहुत ही बड़ा घोषित करता है, उपाधि धारण की, और साथ में उन्होंने सिक्के भी जारी किए। सिक्के जारी का मतलब क्या ना, कोई भी राजा अपने नाम का सिक्का तब जारी करवा पाता है जब उसकी पहुंच इतनी पहुंच हो जाती है। अब समझना है कि टीपू सुल्तान, एक बात और, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति भी आप सुना होगा जो लुई 16 के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि वह उससे प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, तो याद कर जाना, ये भी क्वेश्चन एक आता है कि श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी, आई मीन उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था और वहां पे एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। तीन बातें समझनी इसमें, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, दूसरा इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को फिक्स किया, तीसरा स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछाता है, बार बार पूछता है कि जैकोबिन क्लब का जो एक मेंबर बना कौन, टीपू सुल्तान। अब समझना है कि जैकोबिन क्लब क्या था आखिरकार। क्लब का मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल सुनने से लगता है, लेकिन फ्रांस में आपने जब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पता करना है स्पष्ट रूप से कि वह एक डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का वह वर्ग जो वंचित है, आई मीन सरकार के द्वारा जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उन लाभों का लाभ नहीं उठा पाते हैं, आई मीन दे आर द ग्रुप ऑफ द पीपुल, आई मीन लोग जो कि सरकार के सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनका एक समूह जैकोबिन क्लब फॉर्म किया। तो इस तरह से जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना टीपू सुल्तान, क्योंकि वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। प्रभावित होने का मतलब उसको समझ आ रहा था क्या हो रहा है आखिरकार। टीपू व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स। आपने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है वे लोग डायरेक्ट चेंज नहीं पसंद करते थे, उनका पसंद बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर चेंज हो भी जाए तो उसको धीरे धीरे स्वीकार भी लेते थे। वो पुराने ख्यालात टाइप के लोग थे। इस टीपू सुल्तान व्यक्तिगत धर्म के मामले में रूढ़िवादी था, लेकिन अन्य के लिए वह धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था, यानी चलने दीजिए जो होता है। टीपू जमींदारी के स्थान पर रैयतवादी व्यवस्था को अपनाया। उस समय जमींदारी और रैयतवादी दो व्यवस्था आपने तीन सुना हो, जमींदारी, रैयतवादी और महालवादी। जिसमें रैयतवादी को, जिसमें डायरेक्ट जो किसान है उनसे टैक्स वसूलने के कॉन्सेप्ट को समझता था और अपनाया भी था। टीपू को सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता था। यह महत्वपूर्ण लाइन है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि किसे सीधा साधा दैत्य कहा जाता था, तो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता था। अब यह क्यों कहा जाता था आप समझ जाइए। एक बात और भी है कि शेर मैसूर भी कहते थे इसको। टीपू सुल्तान को उनकी वीरता के कारण, एक्चुअली यह क्या था, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं उसको, क्यों, चूंकि वह इसकी क्षमता, उसकी वीरता, उसकी साहस ऐसी थी कि वह शेर की आंखों में आंख डालकर वो लड़ाई लड़ सकता था, इसलिए उसे टाइगर ए मैसूर, आई मीन शेर ए मैसूर कहा जाता था। दूसरी बात, सीधा साधा दे तो वह क्रूर भी था थोड़ा, और रॉकेट का युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति हुआ, इसलिए उसको याद करते रहते। जो काम पहले होता है उसको बिल्कुल याद रखते हैं। तो टीपू सुल्तान ने रॉकेट का युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति हुआ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है कि उनका कहना था, उनका मानना भी था कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। यानी उनका मानना था कि अगर आप जीना चाहते हो तो शेर की तरह एक दिन जियो, दहाड़ के जियो, शेर की तरह अपना गरजते हुए जियो, लेकिन भेड़ की तरह दुबक दुबक के चुप चुप करके जीना अच्छा नहीं है। तो टीपू सुल्तान के कुछ स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इन टॉपिक्स के आधार पे टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक दो बार रिकॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।